हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2015 केमिस्ट्री पेपर 2। तो अगर हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्या बोला गया है आपको? आपके पास ये एक कंपाउंड है H प्लस हीट, आपका क्या है बच्चों? रिएजेंट है। इनकी रिएक्शन हुई, कुछ P बना, P में हमने बेस रिएजेंट मिलाया, कुछ Q बना, और फाइनली में क्या बताना है? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड Q। ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए। H प्लस है, यहाँ पे OH है, सिंपली क्या होगा? योर OH will be protonated with H plus, H2O will form, H2O being a good leaving group, it will leave, you will be left with carbocation। तो क्या होगा? ये रही आपकी एक 6 मेंबर रिंग, दूसरी 6 मेंबर डबल बॉन्ड, दो मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ पे प्लस, बिकॉज योर H2O has left the compound। अब क्या होगा भाई? H2O चला गया। अब ये 2 डिग्री है, क्या ये और स्टेबल बन सकता है? अगर बन सकता है तो बनाएंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन है भाई। यहां चला गया 3 डिग्री हो जाएगा, लेकिन क्या करवाना पड़ेगा? ये मिथाइल शिफ्ट करेगा, बिल्कुल। तो रीअरेंजमेंट होगा, और यहां से आपको जो मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा भाई? मिथाइल चला गया यहाँ, तो प्लस आ जाएगा यहाँ, एक मिथाइल है यहाँ, एलिमिनेशन होगा। अब H प्लस कहां से जाएगा? तो भाई सिटजेफ रूल लगेगा, जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी वहां से निकलेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला H प्लस आपका निकलेगा बच्चों। तो यहाँ पे जो माइनस आएगा और ये वाला प्लस, ये दोनों मिलकर आपका एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे आपके पास कंपाउंड में ऑलरेडी डबल बॉन्ड था। ठीक है, ये आपका है P। ठीक है, P की रिएक्शन हमने करवाई है बेस रिएजेंट से, बनाना है Q। क्या होगा भाई? अल्कीन के अक्रॉस सिंपली भाई क्या करता है बेस रिएजेंट? भाई OH का सिन एडिशन करेगा अल्कीन के अक्रॉस। तो यहां पे अल्कीन थी, मैंने कर दिया सिन एडिशन। अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये नहीं पता था कि यार सिन एडिशन करता है, तो भी आपको ये बच्चों कितने नंबर मिल जाते? 4 नंबर। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा है कि भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा है, सिंपली पूछा है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन कंपाउंड Q। तो अगर आपको नहीं भी पता था यार कि स्टीरियोकेमिस्ट्री, चाहे आप इसकी एंटी कर दो तब भी OH ग्रुप तो 4 ही रहेंगे कंपाउंड में। ठीक है, तो आपको नंबर तब भी मिल जाते। तो अगर आप देखो तो OH ग्रुप कितने बच्चों? 4, और यही है आपका आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्या पूछा गया है? द रिएक्शंस दैट विल प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं भाई। तो कौन कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, है ना? जितनी करेंगी उतना अपने को इंटीजर में आंसर देना है, क्योंकि हमने पहले 8 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के हैं। तो क्या करेंगे? पहली वाली देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए भाई, तो बेंजीन CO HCl अनाइड्रस AlCl3 CuCl, क्या है भाई? ये अपनी गैटम कोश रिएक्शन है बच्चों। तो गैटम कोश रिएक्शन क्या होता है? बेंजल्डिहाइड बनता तो है। कैसे बनता है अगर आप ये देखना चाहें तो, जो CO है, CO क्या है भाई आपका? ये है आपका बेसिकली CO। ठीक है, यहां पे आप प्लस मान लीजिए, इसको सिंपली ऐसे रहने देते हैं, यहां पे माइनस। ठीक है, H प्लस HCl से आएगा, क्या होगा? ये H प्लस आया, ये माइनस चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इसका दूसरा वाला बनाएं, तो HC डबल बॉन्ड O पे प्लस। तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन पे अटैक करेगा। तो फाइनली क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा आपका बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर 1 तो मुझे दे रहा है। ठीक है, तो पहला होगा। दूसरा देखिए, बेंजीन के ऊपर CHCl2 H2O 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा भाई? दो जो Cl हैं, इन पे क्या है बच्चों? OH अटैक करेंगे। तो बेसिकली आपके पास जो कार्बन आपका बेंजीन से अटैच्ड है, वहां पे एक OH आएगा, दूसरा भी OH आएगा, एक H है, वाटर निकलेगा, और सिंपली एक डबल बॉन्ड आपके पास रह जाएगा। क्योंकि एक कार्बन पे बच्चों दो आपके जो हैं, आपके दो OH क्या है? स्टेबल नहीं होंगे, तो वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा H। तो इसमें भी आपको बेंजल्डिहाइड मिल गया है। अगला देखिए भाई, क्या है अपने पास? RCOCl H2PD BaSO4। भाई एसाइल क्लोराइड का अगर आपको याद हो तो क्या करता है भाई? ये रोजनमन रिडक्शन है बच्चों, है ना? पॉइजन कैटलिस्ट इसमें अपन यूज करते हैं। तो ये भी अपना एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड तक छोड़ देता है, रिडक्शन हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी अपने को बेंजल्डिहाइड दे रहा है। लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 4। एस्टर दिया है, डाइवल H है, -78 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों डाइवल H अपन यूज करते हैं एस्टर को रिड्यूस करने के लिए एल्डिहाइड्स में। तो ये वाला भी सही है, टेम्परेचर भी -78 वाला है। तो सिंपली अपन बेंजीन और एस्टर विल बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। सो द नंबर ऑफ रिएक्शंस गिविंग बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट कितनी है भाई? 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये दोनों काफी आसान थे ऑर्गेनिक के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है। इन द कॉम्प्लेक्स एसिटाइल ब्रोमाइड ऑफ डाइकार्बोनिल बिस ट्राई इथाइल फोस्फीन आयरन
अपना सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में बेसिकली अपने को क्या बताना है कि भाई इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ FeC बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आर FeC। अब देखो यार दिक्कत कहां पे आएगी, हमने ट्राई इथाइल फोस्फीन सुना है, कार्बोनिल सुना है, ब्रोमाइडो सुना है, डाइबिस अपने को पता है क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एसिटाइल क्या है ये आप सोच सकते हो। असाइल आपको जरूर पता होगा कि असाइल अपना होता है भाई ये CH3C डबल बॉन्ड O है ना, और हम कुछ इस तरीके से इसको बना लेते हैं। असाइल अपना ये होता है। एसिटाइल क्या होगा देखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या कह रहे हैं हम, कैसे पता कर सकते हैं भाई, तो Fe अपना ये रहा, ठीक है, ये बोल रहे हैं +2 में, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई इथाइल फोस्फीन क्या होती है भाई, फास्फोरस के साथ इथाइल, इथाइल और ये 3 इथाइल, यहां पे लोन पेयर, कोई चार्ज तो इस पे है नहीं, तो हमने कहा यार इस +2 को ये न्यूट्रलाइज तो नहीं करेगी। बेसिकली अगर आयरन +2 में है तो 2 माइनस वाले चाहिए आपको लिगेंड, यहाँ पे -2 चार्ज चाहिए। और ट्राई इथाइल फोस्फीन अगर आप देखो तो PET थ्राइस 20 बोला है, 2 कर दिया, इसने हमारी कोई मदद नहीं की। डाई कार्बोनिल पे भी बच्चों कोई चार्ज नहीं है, उसने भी मदद नहीं की। ब्रोमाइड जरूर अपनी मदद करेगा, Br-, ठीक है। बचता है फाइनली ये, तो हमें क्या पता लगा कि भाई अपने को एक माइनस चार्ज बच्चों वहां से और चाहिए, और इसी से आप लॉजिक लगाना चाहोगे तो कुछ इस तरह का अपना वो हो जाना चाहिए, CH3C डबल O इस C पे माइनस। तो अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो क्या होगा भाई, Fe को जो लिगेंड अपने लोन पे डोनेट कर रहे हैं, एक तो भाई ये रहा है ना, इसमें फास्फोरस कर रहा है, तो वो तो आयरन कार्बन बॉन्ड नहीं है। यहां पे जाओगे तो CO वाले में 2 मिले आपको, ठीक है, वहां पे 2 बन जाएंगे, है ना। दोनों कार्बोनिल जो है वो Fe को बच्चों, Fe और C के बीच में बॉन्डिंग है, तो 2 तो वहां से मिल गया FeC बॉन्ड। इसमें तो Br कर रहा है, नहीं मिला, इसमें C पे माइनस है तो C ही करेगा, तो बेसिकली एक यहां से 2 वहां से, टोटल कितने होंगे बच्चों आपके पास, 3 FeC बॉन्ड होंगे। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा प्यार से कितना होगा, 3। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला गया है। आपको कितने कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। और क्या बोला गया है भाई, इनमें से कितने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। देखिए यार कैसे शो करेंगे बच्चों, अप्रोच क्या होगी हमारी भाई। अगर आप देखें सारे के सारे में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने हैं आपके, 6 है, ठीक है। मतलब सारे के सारे क्या बना रहे हैं, सारे के सारे बच्चों आपके ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं। और अगर ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं तो बस हमें एक चीज देखनी है, क्या देखनी है, जैसे पहला लीजिए आप, हमें केवल लिगेंड देखने की 2 अलग अलग है या नहीं है। जैसे पहला है आपका कोबाल्ट है, इथिलीन डायमीन है, वो 2 हैं और 2 ही क्लोरीन के हैं। तो हम कह रहे हैं यार कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। मतलब बच्चों जैसे मान लीजिए Cl के इसमें 2 हैं, तो मैंने कहा एक बार Cl को यहां और यहां रख दूंगा, और जो इथिलीन डायमीन है उसको एक बार यहां रख लो और दूसरा यहां जाएगा, ठीक है। और अगली बार क्या कर दीजिए आप भाई, नेक्स्ट टाइम कर दीजिए, ये CO था और ये बाकी, तो एक Cl को यहां रखिए, एक Cl को यहां, इथिलीन डायमीन को बाकी जगह पटक दीजिए, ये रहा। तो सिस ट्रांस ये तो शो कर सकता है क्योंकि इसके पास 2 अलग अलग वाले, है ना, मतलब 2 इसके पास लिगेंड यहां पे हैं, ठीक। Cl तो Cl क्या सिस हो सकता है या फिर ट्रांस हो सकता है। यहां पे अगर आप बात करोगे नेक्स्ट में भी क्या है बच्चों, सेम सिचुएशन है, इन्होंने बस इथिलीन डायमीन को ऑक्सलेट से रिप्लेस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Cl के ये जो है भाई, ये Cl सिस भी हो सकते हैं, ट्रांस भी हो सकते हैं, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। अगला देखिए H2O के 4 हैं, अब इसको गलत मत पढ़ लेना, H2O नहीं है ये बच्चों, OH माइनस है, उसके कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोक्साइड है बेसिकली। तो वहां पे जो OH है उसके भाई अब अगेन OH ट्रांस हो सकता है या फिर वो भी सिस हो सकता है, तो ये बहुत ही आसान, ये भी शो करेगा। यहां पे देखिए आप, यहां पे आप जिस तरह से जब तक Cl को लेते हुए आए हैं, यहां पे आप पकड़ लीजिए इस अमीन को, तो यहां पे भी शो करेगा। बच्चों कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, हम कह रहे हैं सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता, तब जरूर हमें चेक करना पड़ता कि यार ये अब आपका क्या बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल बना रहे हैं या स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर होता तो पॉसिबिलिटी बन जाती, टेट्राहेड्रल में बच्चों कोई सिस ट्रांस यहां पे नहीं होता। लेकिन ऑक्टाहेड्रल है तो क्या है, अगर आपके पास 2 इस तरह के लिगेंड है तो हमेशा ही ये सिस ट्रांस शो कर सकता है। तो हमने यहाँ पे Cl को पकड़ के बोल दिया, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे हमने कहा हाइड्रोक्साइड को ले लो, यहाँ पे अमोनिया को ले लो। यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या इथिलीन डायमीन है, एक NH3 है, एक Cl है। जरूरी नहीं है दोनों सेम, अलग अलग भी हो सकते हैं। मैं NH3 और Cl को रख दूंगा अलग अलग पोजीशन पे, भाई यहां आप NH3 को रख लीजिए, ठीक है। अगली बार NH3 Cl पास पास हो सकते हैं, समझ रहे हो, तो वो भी शो करेगा बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन तो काफी आसान था। अगला देखिए इसमें क्या है, H2O और
Cl को लीजिए, तो वो क्या है, ट्रांस हो सकते हैं या फिर सिस हो सकते हैं। तो सारे के सारे ही बच्चों शो करेंगे और अपना आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, 3 मोल्स ऑफ B2H6 रिएक्ट विद मिथेनॉल, फाइंड मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट। तो भाई बोरोन की मतलब डाइबोरेन की रिएक्शन करवाई 3 मोल डाइबोरेन की मिथेनॉल के साथ, और बोल रहे हैं कि भाई अब ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो बोरोन जिस प्रोडक्ट में होगा उसके कितने मोल बनेंगे। एक बात देखिए बच्चों, मिथेनॉल क्या है भाई अपना CH3OH, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, B2H6 से। तो इसको कर लेंगे बच्चों। अगर आप पहले देखो कि यार डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर के साथ आप करवाओगे बच्चों, तो अगर आप उसका स्ट्रक्चर याद है भाई क्या होता है, ये बोरोन बोरोन, ठीक है, और ये रहे आपके ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन, ठीक है, बनाना बॉन्ड बनता है बच्चों, ये रहे टर्मिनल वाले, ठीक है। तो इसमें 3C2E बॉन्ड है। हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, 3C2E बॉन्ड इसके पास बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसकी क्या पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो नहीं, तो ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो वाटर जो है वो अपने लोन पेयर इस पर अटैक कर सकता है, फिर इसके जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे OH OH लगते जाएंगे, तो जब H2 अटैक करेगा OP+ आएगा, OP+ आएगा तो वो एक H+ छोड़ देगा, ठीक है, और H+ यहां से निकलेगा, H- यहां से, तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो आपकी एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है, प्लस बोरोन के साथ आपके OH लगते चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से ये हो जाता है। बोरोन यहाँ पे भाई कितने हैं इसके, अगर आप देखो 2 हैं, तो हमने बैलेंस करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 2 लगा दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको भाई कितना दिया गया है, 3 मोल्स ऑफ दिस, तो इसके 3 मोल के हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं। इसके 3 मोल दिए गए हैं, इसके 3 मोल है बच्चों, तो क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो इसके 6 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब आपका भाई जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो सब बैलेंस करो ना करो, यहाँ पे तो रेशियो अपना यही रहने वाला है, ठीक है। वो भी कर लीजिए अगर करना चाहते हो। तो मान लीजिए हम ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो हमने कहा ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 6 18 है आपके पास, 18 है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18। अब हाइड्रोजन बैलेंस करोगे आप, तो हम कैसे करेंगे, 6 3 18, है ना, 6 3 18, तो यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे जो 9 2 18 जो आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए 9। तो कुछ इस तरीके से क्या है आपकी इसकी बैलेंसिंग हो सकती है। लेकिन हमने कहा बोरोन कंटेनिंग कंपाउंड जो यहाँ पे आया है, ये कितने आए बच्चों, उसके 3 से 6। तो अगर यहाँ पे मेथनॉल भी रहा तो क्या होगा, H2 गैस प्लस बोरोन के साथ OCH3 लग जाएगा, उसके 3 और इसके 6, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग बच्चों आसानी से हो सकती है। तो यही पूछा गया था, कितने मोल बनेंगे बच्चों, 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला गया है, अपने पास एक वीक एसिड है, ठीक है, HX, तो वीक एसिड उसकी मोलैरिटी दी है 0.01, एक अपने पास HY है वीक एसिड, उसकी मोलैरिटी है 0.1, ठीक है। और बोल रहे हैं कि भाई इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है HX की, वो क्या है बच्चों, HY की मोलर कंडक्टिविटी की मतलब 10 टाइम्स कम है, तो 0.1 टाइम्स है HY की मोलर कंडक्टिविटी की। और इन्फिनिट डाइल्यूशन पे बोल रहे हैं जो मोलर कंडक्टिविटी है Y माइनस की, वो सेम है X माइनस की, और अल्फा दोनों के लिए बहुत ही कम है 1 से। तो हमें बताना है pK ऑफ HX और pK ऑफ HY का डिफरेंस कितना होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, अपने को बस 3-4 फॉर्मूले क्या है, यहां से भाई जो pK, लैम्डा, अल्फा, इन सब में रिलेशन जहां जहां पे है, अपने को वो 3-4 फॉर्मूले उठाने हैं, मिलाना है, और अपने को ये लाने की कोशिश यहां पे करनी है, ठीक है। तो एक बात समझिए, अगर आपको याद हो भाई एक तो वीक एसिड है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, HX है, तो HX जाएगा आपका H प्लस प्लस X माइनस में, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लीजिए इसके भाई 1 मोल थे, तो क्या करोगे आप, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। आप इसका K लिखोगे वीक एसिड का, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, इसका कंसंट्रेशन C ले लेते हैं, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C इंटू 1 माइनस अल्फा C कैंसिल हो जाएगा बच्चों। एसेंशियली क्या आएगा आपके पास, बेसिकली आएगा अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू KA, और अल्फा को बोल रहे हैं 1 से बहुत कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो बेसिकली आ गया K इक्वल्स अल्फा C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। C यहाँ पे भूल गए थे, उसको भी बच्चों ले लेना, क्योंकि एक ही C कैंसिल हुआ था, एक तो बचेगा। तो आपके पास आ गया K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी पता थी, कोई नई बात नहीं है। तो यहां से हमने निकाला भाई K और अल्फा के बीच का रिलेशनशिप। एक बात और पता है अपने को, कि यार अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों, क्या होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो अगर आप HX की बात कर रहे हो, तो अल्फा ऑफ HX वुड बी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HX एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HX एट इनफिनिट डाइल्यूशन।
और अब हम कैसे यूज करेंगे इसका, यहां से आप कहोगे भाई ये तो दे ही नहीं रखी सर इन्फिनिट डाइल्यूशन पे अपने को लैम्डा नॉट, तो कैसे निकालेंगे हम कि भाई ये दे रखी है आपको कि भाई x माइनस और y माइनस की बराबर है। भाई कोलरूश लॉ अगर आपको याद हो क्या कहता है कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप उसको इन्फिनिटली डाइल्यूट कर दोगे, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या है बच्चों, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं जैसे HX है तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इन्फिनिट डाइल्यूशन पे वो H प्लस और X माइनस दोनों की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी ना, इंडिपेंडेंटली वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी है दोनों का सम कीजिए उतनी ही होगी किसकी, आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी। स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगता है तो कंप्लीट डिसोसिएशन हम उसको मान लेते हैं उस तरीके से। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई इन्फिनिटली डाइल्यूट किया तो ये अपने को दे रखा है, इसमें जोड़ दीजिए आप कि लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, तो ये बन जाएगा बच्चों HX का, ये बन जाएगा HY का। तो यहां से मैंने क्या कहा कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो HX की मोलर कंडक्टिविटी है वो बराबर होगी ऑलमोस्ट HY की मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक है। तो यहां से हमने ये रिड्यूस किया, तो यहां से इस फॉर्मूले का यूज करके क्या बोल सकते हैं हम कि भाई HX का जो अल्फा है और HY का जो अल्फा है उनका रेशियो सिंपली क्या हो जाएगा भाई इक्वल टू डिवाइडेड बाई HY की मोलर कंडक्टिविटी बाई HY की मोलर कंडक्टिविटी है इन्फिनिट डाइल्यूशन, ये बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये रेशियो आपका जो आ गया वो आ गया सिंपली उनकी मोलर कंडक्टिविटीज का रेशियो। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी देखते हैं। चलो तो अपने पास आ गया भाई कि अल्फा ऑफ HX और अल्फा ऑफ HY का जो रेशियो है वो उनकी मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो है। ये दे रखा है क्या, ये रहा HX जो है बच्चों 0.1 टाइम्स है किसका, HY का। तो हमने कहा HX जो है बच्चों 0.1 टाइम्स है HY का, तो ये हो गया 0.1। और अब ये यूज कर देंगे Ka वाला, देखो यार फाइनली अपने को ये चाहिए ना यार Pk, तो Ka तो यूज करना ही पड़ेगा। और अल्फा कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यहां से, इसलिए अपन ने बच्चों ये निकाला है। तो हमने कहा Ka ऑफ HX वुड बी C ऑफ HX इंटू अल्फा ऑफ HX का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Ka ऑफ HY। तो यहां पे लिख दीजिए C ऑफ HY, C कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, अल्फा ऑफ HY का स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो दे रखा है ये रहा, HX का 0.01 है, HY का 0.1 है, तो HX का 0.01 इसको लिखिए 0.01 इंटू यहां पे HY का 0.1। और अगर आप अल्फा को रिप्लेस करेंगे बच्चों तो अल्फा ऑफ HX बाय अल्फा ऑफ HY ये रहा 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, तो एक कैंसिल कर दीजिए। तो बेसिकली क्या आ गया बच्चों ये 10 टू द पावर -3। तो हम कह रहे हैं अपने पास आ गया Ka ऑफ HX बाई Ka ऑफ HY इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। अपने को क्या निकालना है, Pk ऑफ HX माइनस Pka ऑफ HY। तो यहां से बच्चों लोग ले लेंगे, तो भाई माइनस लोग इसमें लगा दीजिए है ना, और माइनस लोग ही इसमें लगा दीजिए। माइनस लोग HX क्या हो जाएगा, Pk ऑफ HX, ठीक है बच्चों। फिर भाई अभी अगर और लॉग में ये अपॉन में तो माइनस में आया होगा, तो बेसिकली यहां पे आपके पास जो बन जाएगा माइनस Pk ऑफ HY, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 3, ठीक है। तो आपके पास सिंपली ये आ गया, यही हमें निकालना था, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 3। देखो यार टफ नहीं था, बस इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी कि ये सब बच्चों के दिमाग से निकले हुए होते हैं। कौन से, ये अल्फा को अपन जो ये लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ना, ये बच्चों के दिमाग में नहीं होता है, ये तो सबको पता होता है। तो यहीं पे आप जो घूम जाते हैं, अगर आपको ये याद आ जाता और यहाँ पे अगर आप कोलरूश लॉ को सही यूज कर पाते तो बच्चों आप इसका आंसर जो आराम से निकाल सकते थे। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या बोला गया है, ए क्लोज्ड वेसल विद रिजिड वॉल्स कंटेन्स 1 मोल ऑफ यूरेनियम एंड 1 मोल ऑफ एयर एट 298 केल्विन। कंसीडरिंग कंप्लीट डिके ऑफ यूरेनियम टू लेड द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट 298। देखो यार बोला है भाई रिजिड वॉल्स है, सब कुछ है, मतलब वॉल्यूम कर दिया उन्होंने उस बक्से का कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, 1 मोल अपने पास भाई यूरेनियम है अपने पास, प्लस 1 मोल है किसका, एयर का। और बोल रहे हैं भाई 1 मोल यूरेनियम जो है वो कंप्लीटली डिके कर गया लेड में। अभी बात समझिए, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हम क्या कह रहे हैं भाई, ये 238 से आया 206 में, मास नंबर में आया 32 का चेंज और इसमें आया 10 का चेंज। मास वाले को बैलेंस करोगे 32 को, तो हम क्या कहेंगे भाई ये आपके अल्फा रहे 24 कितने 8, तो ये तो हो गया अपने अल्फा। तो मास बैलेंस हो गया, लेकिन आपका ये 8 to 16 हो गया, मतलब इसके साथ दूसरी प्रोसेस भी हुई होगी बच्चों, क्योंकि आपका यहां वाला चेंज केवल 10 का है। मतलब हम कह रहे हैं भाई आपके पास जो है
यहाँ पे बीटा डिके हुआ होगा बच्चों, और ये रहा आपका कितना 6 का हुआ होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं भाई कि ये 16 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 92 से 82 गया है तो आपका 10 का डिफरेंस आना चाहिए। तो हमने कहा भाई आपके 6 बीटा हो गए, तो अब आपका बच्चों क्या है 10 बैलेंस हो गया। तो हमने कहा भाई ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आप एक बात देखिए, अपने पास यहाँ से 1 मोल से 8 मोल आए हैं हीलियम के, भाई इसको तो भूल जाओ, ये तो प्रेशर वेशर बढ़ा नहीं रहा है कुछ। तो आपने जो हीलियम अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों वो आपका प्रेशर बढ़ा रहे होंगे। 8 मोल इसके आए हैं, 1 मोल ऑलरेडी था एयर का। तो फाइनली अगर आप कहोगे तो जो आपका PF/PI है वो आपका होगा N2/N1 मोल्स का रेशियो। N2 आपके हैं 9 और 1 आपका ऑलरेडी था एयर का, तो टोटल आपके पास जो मोल हो गए बच्चों वो हो गए 9, है ना, गैसियस मोल्स जो आपका प्रेशर वहां पे बढ़ा रहे होंगे। तो आंसर हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 28, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है डाइल्यूट H2SO4 में, उस कॉम्प्लेक्स को अपना परमैंगनेट ने ऑक्सीडाइज किया, तो बोल रहे हैं भाई MnO4, पहले ये कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं आपको समझ में आएगा। फेरेट है बच्चों Fe2+ में है, ठीक है। डाई एक्वा, भाई डाई एक्वा है तो ये H2O2, डाई ऑक्सलेट तो C2O4 ट्वाइस। अब इस पे C2O4 पे 2 माइनस रहेगा, 2 है तो -4 और +2 है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे रहेगा बच्चों -2 चार्ज, ठीक है। एसिडिक मीडियम है और परमैंगनेट ऑक्सीडाइज इसको करेगा। तो भाई ऑक्सीडाइज होकर कहां जाए, पूछा क्या है कि ये H+ की रेट ऑफ चेंज जो है और परमैंगनेट की जो रेट ऑफ चेंज है उनका रेशियो क्या होगा। सिंपल सी बात है, मतलब क्या पूछ रहे हैं भाई, आप स्टोइचियोमेट्री निकाल दीजिए कि भाई 1 सेकंड में ये कितना जाएगा ये कितना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसके कितने मोल जाएंगे इसके रेस्पेक्ट में, है ना, तो वही अपने को निकालना है। हमने कहा भाई ऑक्सीडाइज होकर जो Fe है आपका +2 वाला वो चला जाएगा +3 में, और क्या होगा, यहां जो कार्बन आपका +3 में है वो ऑक्सीडाइज होकर जाएगा +4 में, और आपका जो Mn है एसिडिक मीडियम में वो हो जाएगा बच्चों +2 में चला जाएगा। हमने कहा कोफिशिएंट निकालना है अपने को H+ का। अब एक बात देखिए, Fe का तो बैलेंस्ड है, C2O4 वाला आप देखोगे तो क्या कहोगे भाई, ये देखिए ये गया है +7 से Mn वाला +7 से +2 में, यहां पे कार्बन जो था वो था +3 में, यहां पे हो गया +4 में। तो एक में 1 का चेंज है, लेकिन कितने आपके पास 4 कार्बन है, मतलब कितने का चेंज है यहाँ पे 4 का चेंज यहाँ पे है। और आप Mn वाले में चेक करोगे तो कितने का चेंज है आपके पास बच्चों, वहां पे 7 से हो गया 2, तो 5 का चेंज आपके पास यहाँ पे है। तो 4 का चेंज तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ और Fe की में भी 1 का हुआ। भाई Fe +2 से +3, 1 यहाँ पे आया ऑक्सीडेशन वाला चेंज, और ये +3 से +4 और 4 कार्बन है तो 4 वहां से, तो 5 गया ये, और 5 ही इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए, हो गया +2 में। तो बेसिकली अब चाहो तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो या 1 रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर चार्ज बैलेंस हम करें तो हम कह रहे हैं चार्ज बैलेंस देखिए -2 इस कॉम्प्लेक्स पे है, +1 इधर है, और आपके पास क्या है -1 इधर है, मतलब बेसिकली इधर में आपके पास टोटल कितना है -2 है, इधर में देखिए +3 और +2, यहाँ पे +5 है। तो अगर आप चार्ज बैलेंस करना है मतलब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे आप प्लस में 7H+ और ऐड कर दीजिए, तो H+ टोटल बेसिकली अपने पास कितने हो गए बच्चों 8, ठीक है 8H+ हो गए। अब देखिए प्लस का 8 है, माइनस के 3 है, +5 चार्ज बैलेंस हो गया है। और इक्वेशन पे आपकी भाई बैलेंस हो ही गई है, क्योंकि आपका भाई C2O4 है तो 4, ठीक है, Fe का एक ही था, Mn का भी हो गया, है ना। अब आपके बच्चे क्या है ऑक्सीजन वाले बच्चे हैं, उनको आप बैलेंस करना चाहो तो कर लो, फर्क नहीं पड़ता, H+ अपना यहां से आ गया है। वैसे देख लेते हैं उस बार ऑक्सीजन को भी एक बार, तो भाई 2 ऑक्सीजन के यहां से है, 4 2 8 यहां से है, 10 4 14 है अपने पास, और इधर में कितने अगर आप देखना चाहो तो आपके पास है 4 2 8 अपने पास यहाँ पे है, वहां पे बच्चों कितने हैं 14, तो अपने को 6 और चाहिए, तो हम कह रहे हैं +6H2O। और H+ देखिए आपके पास भाई 2 2 4 4 8 4 12 है उधर, और इधर कितने हो गए 6 2 12। तो बच्चों आपकी क्या है हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब आपकी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ठीक है, आंसर अपना चार्ज बैलेंसिंग पे ही आ गया था। तो हमने कहा भाई अगर आप रेट देखोगे तो इसके 1 मोल के लिए इसके 8 मोल जाएंगे, तो रेट भी बच्चों वही होगा कि अगर ये किसी भी टाइम टी में जितना कंज्यूम हुआ उसका 8 टाइम्स ये कंज्यूम होगा, तो ये रेशियो आपका सिंपली जो होगा वो होगा 8। सवाल पूछने का ढंग अलग था लेकिन सवाल सिंपल ही था, ठीक है। तो बच्चों ये अपना हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हमने डिस्कस किए हैं 8 इंटीजर टाइप के। अब हम चलेंगे सेक्शन 2 की तरफ, जहां पे हमारे पास क्या है 1 और मोर देन 1 के अपने पास 8 क्वेश्चंस हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन 2, ठीक है। क्या बोला गया अभी सेक्शन 2 का पहले क्वेश्चन में, आपको एक ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। पहले अपन ने करवाया है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3 जिंक यूज किया है, तो रिडक्टिव है R बना, NH3 यूज किया, S बना,
ठीक है। पहले क्या होगा भाई, ये आपका जो डबल बॉन्ड है बच्चों ये टूटेगा, ठीक है, और एसिड तक नहीं जाएगा, केवल एल्डिहाइड पे वो रुक जाएगा, क्योंकि आपने बच्चों जिंक यूज यहां पे किया है। तो आपको पहली स्टेप के बाद जो मिलेगा, यहां पे मिथाइल था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बन गया, यहाँ पे C और बच्चों CHO यहाँ पे बन गया। फिर क्या होगा, ये तो अपना आ गया बच्चों R। अब NH3 क्या है भाई, अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं, उसके पास बच्चों लोन पेयर है, वो एक न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। लेकिन अटैक कहां पे करेगा यार, इस वाले सेंटर पे करेगा, इस वाले सेंटर पे। एक बात देखिए, ये वाला क्या है बच्चों, एरोमेटिक है भाई, सीधा कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से। ये वाला नहीं है, यहाँ पे बीच में क्या है बच्चों, sp3 कार्बन आपके पास है। तो इस पे बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस m के थ्रू बढ़ा रहा होगा, तो ये उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है जितना ये है, तो पहला अटैक जो होगा वो इस पे होगा। तो जब NH3, ये रहा NH3, ये इसने अटैक किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। हमने कहा बेंजीन पे यहां ऐसे था, डबल बॉन्ड OH, एक C था, ठीक है, उसके अगले C पे NH3 ने अटैक कर दिया, तो NH3 ये प्लस आ जाएगा, और इस पे अटैक जब हुआ तो O माइनस हो गया और H हो गया। ये H प्लस यहां से लूज करेगा प्लस चार्ज को निकालने के लिए, तो H2 बच जाएगा, वो H प्लस मान लो इसने ले लिया या सॉल्वेंट से ले लिया, बेसिकली OH बन जाएगा। अब इसके पास लोन पेयर तो अब भी है, ये फिर अटैक करेगा। दोबारा अटैक आप करवाओगे तो सिमिलर कंडीशन होगी बच्चों, क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे अटैक किया माइनस, एक H था, N ने अटैक किया, एक C, उस C पे ऑलरेडी H और OH थे यहाँ पे। अब अगेन H2 है तो प्लस आएगा, एक H प्लस निकालेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, तो इस वाली रिंग में भी उन्होंने डबल बॉन्ड्स वगैरह बना रखे हैं। एक बात अपने को पता लगी यार, 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, सारों में ही 6 मेंबर्ड है, वेरी गुड। अच्छा, एक बात देखिए कि भाई अब क्या करा सकते हैं, डबल बॉन्ड बनाने हैं अपने को, तो ये OH रहा, ये H रहा, इन दोनों को निकालिए, डबल बॉन्ड बनाइए। ये OH और यहाँ पे H जो है बच्चों वो निकल सकता है ना, कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो वहां पे क्या है बच्चों, ये H जो है अपना यहाँ पे निकल सकता है, तो OH H यहाँ से भी निकाल दीजिए, तो आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली आपके पास जो मिलेगा वो होगा कुछ इस तरह का, यहाँ पे ये, यहाँ पे NCC, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बच्चों आपको मिलेगा, और ये आप पाएंगे ऑप्शन नंबर ए में। वन और मोर देन वन करेक्ट था, लेकिन एक ही आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। आपको भाई बेंजीन दिया गया है, ठीक है, और आपके पास क्या है, प्रोपीन है, H प्लस है, हाई प्रेशर हीट है, कुछ T बना, रेडिकल इनिशिएटर O2 और U बना। U बताना है क्या होगा बच्चों। अगर आपको याद हो तो क्यूमीन से जब फिनोल बनाते हैं तो एक मेथड अपना है ना, क्यूमीन से फिनोल जब बनाते हैं तो फिनोल प्लस एसीटोन बनता है, तो अपनी ये वाली ही मैकेनिज्म होती है। पहले अपन क्या करते हैं भाई, तो अगर आप पहले ये देखो तो बेंजीन है, ये है, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, H प्लस जाएगा, मार्कोनिको एडिशन कराओ, H यहाँ लग जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से बच्चों, C। तो आपको क्यूमीन मिल गया है, क्यूमीन बोल लीजिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल लीजिए, तो ये आपको बच्चों यहाँ पे मिल गया है। अब क्या होगा भाई, रेडिकल इनिशिएटर बोल रहे हैं, ये सब मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये, तो अगर आपको मैकेनिज्म याद है तो आपने तुरंत टिक किया होगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन C। यहाँ पे जो H है, इस वाले बॉन्ड का बच्चों होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। फिर जो O2 आपके पास है, इसका भी बच्चों होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो एक रेडिकल इस पे, एक रेडिकल इस पे, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, है ना, ये H रेडिकल ले लेगा, तो आपके पास जो बन जाएगा वो होगा, यहाँ पे C के साथ 2 C थे, OH, है ना। उसके बाद अगर फिनोल बनाना चाहते हो तो H प्लस क्या है बच्चों, फिर हम H प्लस देते हैं, तो प्लस आएगा यहाँ पे, ये निकलेगा, इस O पे प्लस आएगा, अपनी फिनाइल शिफ्ट करती है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, वाटर अटैक करता है, वो सारी बातें होती हैं, लेकिन यही सब होता है ना। तो क्या है बच्चों, काफी आसान था, सिंपली इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा ना, यहाँ से भी हिंट दे रखी है भाई, रेडिकल इनिशिएटर है तो रेडिकल बनेगा अपना बेसिकली, ठीक है, तो रेडिकल बना, फिर O के साथ बॉन्ड बन गया, H रेडिकल वहां अटैच हो गया, तो अपना बेंजीन, फिर C के साथ 2 मिथाइल ग्रुप और OOH, तो कुछ इस टाइप का आपका बच्चों इसमें बनेगा। और अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी में आपको वही दे रखा था, ठीक है। ये सब तो तब होगा जब हम फिनोल बनाने जाएंगे, उतना आपसे पूछा नहीं गया है ना, केवल यू पे आपको रुक जाना है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। आपको क्या दिया गया है, आपको एनिलीन दिया गया है, रिएक्शन करवा रहे हैं हम नाइट्रस एसिड से, और आपका टेम्परेचर जो है बच्चों वो 0 डिग्री सेल्सियस है, कुछ V बना। V की रिएक्शन अपन ने जो करवाई है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास बीटा नेफ्थोल है, क्या है भाई,
बीटा नेप्थोल और NaOH कुछ W बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताएंगे। देखो यार, एनिलीन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाओगे बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे, अपने को पता है डाइजोनियम बनता है, तो ये बेंजीन रहा N2 प्लस Cl माइनस, ये बन गया डाइजोनियम। बीटा नेप्थोल है अपने पास, NaOH से रिएक्शन करवाओगे वो OH गया माइनस आएगा, तो बेसिकली आपके पास वहां पे क्या होगा, हमने कहा इसकी रिएक्शन अपने कराई बीटा नेप्थोल से, तो अपने पास ये बेंजीन, ठीक है, इसके बॉन्ड्स अगर आप बनाना चाहो तो बना लेते हैं, ये लो, और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चों, अगर आप देखो तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिंग बन चुकी है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पे अपने पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक ये वाला, अगर डाइजोनियम में अगर आप देखो तो भाई N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे बच्चों आपका प्लस होता है, ठीक है। अब एक बात देखिए, मतलब इसका आप दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो बनाओगे तो उसमें आप समझ जाओगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कराओगे तो आपका प्लस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आपको कपलिंग रिएक्शन अगर याद हो, हम जहां पे फिनोल की भी कराते हैं, है ना, एनिलीन वाली भी कराते हैं, है ना, हम नेप्थोल वाले के साथ भी कराते हैं, तो सिंपली आपकी कपलिंग रिएक्शन ही है बच्चों, है ना, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखिए भाई, तो ये कहां पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा अपने ऑर्थो और पैरा पे, तो पैरा पोजीशन तो इसकी नहीं जा सकता ये, लेकिन ऑर्थो वाली पे बिल्कुल जा सकता है। तो सिंपली क्या है बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होना चाहेगा, तो क्या होगा भाई, ऑर्थो पे अटैच होगा तो आप इस वाले को इधर कनेक्ट कराइए, तो क्या मिलेगा आपको यहां से बेसिकली जो मिलेगा वो मिलेगा आपको बेंजीन पे N डबल बॉन्ड N था, और वो जो लगा है बच्चों इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, फाइनली H प्लस वहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी जो एरोमेटिसिटी है रिंग की वो वापस आ जाएगी, तो ऑर्थो पोजीशन पे जहां पे आपके पास ये लगा हो वो देख लीजिए, है ना, वही इसका बच्चों आंसर होगा। देखो यार, मेटा पे नहीं हो सकता, क्योंकि मेटा पे बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये नहीं बढ़ाता है भाई, कहां पे जाएगी प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो पे जाती है, पैरा पे जाती है, तो मेटा पे क्यों लगाएंगे, तो ऑर्थो वाला देखिए, ऑर्थो वाला अगर आप देखने जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन है जो कि है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, तो आपका इसमें सही आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में देखिए क्या दिया गया है, आपके पास एनिलीन है, अपन ने रिएक्शन करवाई NaNO2 और HCl से 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ V बना, और V की रिएक्शन अपन ने करवाई बीटा नेप्थोल और NaOH की प्रेजेंस में W बना, W अपने को बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, अगर आपको याद हो तो ये क्या है, यहां से बनेगा बच्चों डाइजोनियम, तो आपका NH2 जो है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेगा, बेसिकली NaNO2 एंड HCl विल गिव यू HNO2, राइट, तो HNO2 से और इसकी रिएक्शन जब होगी बच्चों तो बनेगा अपना क्या, डाइजोनियम, और वो लो टेम्परेचर बच्चों स्टेबल रहेगा, आपका डाइजोनियम रहा ये N2 प्लस और Cl माइनस। अब ये रिएक्शन करेगा बीटा नेप्थोल और NaOH से, NaOH क्या करेगा भाई, इसकी थोड़ी सी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, क्यों भाई, NaOH H+ से रिएक्शन करेगा, यहां पे आएगा माइनस, और इस माइनस की वजह से अब जो प्लस M है रिंग पे वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और उस बढ़े हुए प्लस M की वजह से बच्चों क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल है, फटाफट रिएक्शन होगी। अगली बात कि भाई जो बीटा नेप्थोल है कहां है, ऐसे है कुछ, ये रहा बीटा नेप्थोल, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कौन कौन सी पोजीशन पे, अपने को पता है जो आपका लोन पेयर होता है, जो माइनस चार्ज है कहां जाएगा डिलोकलाइज होके, वो जाएगा बच्चों आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो पैरा अगर आप इसकी देखो, पैरा पोजीशन तो यार इसकी क्या है भाई, ये है पैरा पोजीशन, तो ये तो यहां पे तो नहीं हो सकती, तो कहां पे होगी, ऑर्थो वाली ये रही बच्चों, तो ऑर्थो वाली सिंपली क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका अटैक आप इस पे कराइए, ये आप इधर शिफ्ट कराइए, तो आपका जो है N डबल बॉन्ड N अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन से, और फाइनली आपका H+ निकलेगा, ठीक है, और रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आएगी। भाई जब ये जाएगा वहां पे अटैक करने, तो इसने तो बॉन्ड बना लिया ऐसे, है ना, इसने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, है ना, ये प्लस चार्ज जो है अपनी रिंग में घूमेगा घूमेगा, और उसके बाद फाइनली क्या है भाई, यहाँ पे अपना H+ जो है बच्चों वो निकल जाएगा, एरोमेटिसिटी वापस आएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन काम की बात यहाँ पे N डबल बॉन्ड N फिनाइल ऑर्थो पे जुड़ चुका होगा। ऑप्शन देखेंगे ऑर्थो वाला तो आपके पास आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, ठीक है, तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, द नंबर ऑफ ClO बॉन्ड्स इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2, तो बोल रहे हैं भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और सेकंड और थर्ड में मिला के Cl
डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड्स कितने हैं मिला के 2 हैं। स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। HClO अगर आप देखोगे तो बच्चों HCl अगर आप देखोगे तो OH और ये आपका Cl रहा, ये है आपका HOCl। HClO2 अगर आप देखोगे तो ये Cl, ठीक है, डबल बॉन्ड O OH, ये आपका HClO2 है। HClO3 आप देखोगे तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH है, एक लोन पेयर होगा, इस पे होंगे 2 लोन पेयर। और HClO4 आप देखोगे तो 3 ये आ गए बच्चों, एक आ गया OH, ये आपका HClO4 है। क्या बोल रहे हैं भाई, 2 और 3 में मिला के Cl डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड कितने हैं बच्चों, कितने हैं 2। तो भाई इसमें एक है बॉन्ड और इसमें 2, तो 3 हो गए भाई। दोनों में मिला के 2 Cl O के बॉन्ड ये रहे, एक बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों गलत हो गया। स्टेटमेंट बी, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cl ऑन Cl इन सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर टुगेदर इज 3। इन दोनों में मिला के लोन पेयर 3 है भाई। 2 लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, 3 है, बिल्कुल सही है ना भाई। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने अपन ने 7 है, 3 बॉन्ड बन गए, 4 बचे 2 लोन पेयर। इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड बन गए ना, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हर बॉन्ड में दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन गए, लोन पेयर 0, यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो क्या हो गया बच्चों, इन दोनों में लोन पेयर बोल रहा है 3 है मिला के Cl के ऊपर, तो बिल्कुल 3 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, द हाइब्रिडेशन ऑफ क्लोरीन इन फोर्थ इज sp3, बिल्कुल सही बात है बच्चों। सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर गिनते हैं, सिग्मा गिनिए आप क्लोरीन के अराउंड 1 2 3 4, 4 हैं, तो स्टेट नंबर 4 मतलब बच्चों sp3। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट डी देखिए, अमंग 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1। भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्या, भाई एसिड उतना स्ट्रॉन्ग जितना स्टेबल उसका कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस अगर आप बनाने जाओगे तो हमने कहा H+ दिया, माइनस यहां आया, और फोर्थ वाला देखिए बच्चों माइनस आएगा यहाँ, ये -4 ऑक्सीजन पे बच्चों क्या होगा, अपना रेजोनेंस के थ्रू 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस बच्चों ज्यादा है ना, यहाँ पे रेजोनेंस जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे तो इसके जो लोन पेयर आ रहे होंगे दोनों में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखें, और यहाँ पे जो आपका -1 चार्ज है वो इन चारों पे इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो Cl O O O O, तो इस तरह का कुछ आपका डेल्टा माइनस बच्चों जो है चारों पे रहेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियस सी बात है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ज्यादा स्टेबल ये है तो ज्यादा अच्छा एसिड, इसी का कंजुगेट। तो ऑप्शन डी जो है गलत हो गया। ऑप्शन ए भी गलत था, जिसमें ये इन बॉन्ड्स की बात कर रहा था, दोनों में मिला के 2 हैं, 3 बॉन्ड्स थे ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट है, ऑप्शन बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, द डाइल्यूट HCl और H2S, ठीक है। अपने पास क्या है, सेट ऑफ कैटायंस हैं, अपन डाइल्यूट HCl और H2S की प्रेजेंस में बच्चों कौन कौन से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ये अपने को बताना है। अगर आपको याद हो, जब हम कैटायंस वाला क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं तो अपन क्या है, अपने पास ग्रुप रिएजेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। अपन बोलते हैं भाई ग्रुप 1 के कैटायन ये हैं, ग्रुप 2 के ये हैं, सबके कुछ ग्रुप रिएजेंट हैं, भाई ये डालने पे ये प्रेसिपिटेट होंगे, ये डालने पे ये प्रेसिपिटेट होंगे। तो डाइल्यूट HCl और H2S बच्चों आपका क्या है, ग्रुप 2 का रिएजेंट है। और ग्रुप 2 में आपके कौन कौन से कैटायन आते हैं अगर आपको याद हो तो, जो भाई जिस तरीके से याद करते हैं, सब बच्चों के स्टाइल जो अलग अलग हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग स्टाइल बताते हैं। तो जैसे एक मैंने भी कहीं से देख रखा है, तो वो क्या है भाई, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद बोलते हैं वो लोग। तो लेड हो गया, ये हो गया, बिस्मथ 3+ वाला हो गया, ठीक है, और फिर आपका Hg हो गया बच्चों 2+ वाला, और Cd 2+ वाला हो गया, और फिर कहते हैं भाई सबसे सुंदर ऐश्वर्या, तो Sp +3+5, सुंदर में टिन आ गया +2+4, और आपका ऐश्वर्या में आर्सेनिक आ गया +3 एंड +5। तो बच्चों ये सारे आपके ग्रुप 2 के हैं, तो ये सारे प्रेसिपिटेट होंगे, और ग्रुप 1 वाले तो ऑब्वियसली हो जाएंगे अगर होंगे तो क्या अपने पास हैं, अब देख लेते हैं भाई कौन कौन से अपने पास हैं, ठीक है भाई। तो ग्रुप 2 का रिएजेंट है, मतलब 1 वालों को तो कर ही देगा, 2 वालों को प्रेसिपिटेट भी करेगा। तो अगर आप बात करो बच्चों इसकी, तो ये आपका बच्चों बेरियम जो है वो ग्रुप 5 का है, तो ये प्रेसिपिटेट बच्चों ये वाला सेट नहीं होगा। आप बात करोगे आयरन, ये बच्चों आपका ग्रुप 3 में चला गया, वो भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। आप देखिए कॉपर है, बिस्मथ है, लेड भी है ना। अब लेड आपका बच्चों ग्रुप 1 में भी होता है, इसको ग्रुप 2 में भी रखते हैं कि भाई मान लो अगर ग्रुप 2 में बच गया अपना, कई बार बच्चों इसको अपन क्या ग्रुप 1 के रीजन से पता नहीं कर पाते हैं, तो फिर अपन क्या ग्रुप 2 में भी रखते हैं कि यहाँ पे तो अपन इसको पता कर ले ही लेंगे। तो ग्रुप 2 में क्या है, वैसे भी अगर ग्रुप 1 का भी होता तो ऑब्वियसली वो ग्रुप 2 के उस पर प्रेसिपिटेट होगा। तो हम कह रहे हैं भाई लेड मिल गया, कॉपर मिल गया,
Hg2+ मिल गया, बिस्मथ तो मिल ही गया था, तो C और D वाले जो कैटायंस हैं बच्चों ये प्रेसिपिटेट होंगे, सल्फाइड की पीपीटी देंगे, ठीक है, PbS, CuS, Bi2S3, HgS, तो इन सब की पीपीटी आपको मिल जाएगी। एडवांस ने और क्वेश्चन पूछा शायद 14 में पूछा था कि भाई ऐसे बहुत सारे सल्फाइड दे दिए और पूछ लिया इनमें से कितने ब्लैक कलर है, ठीक है, तो वो सब भी आपको याद करने, बिल्कुल याद करने होते हैं। तो इसमें तो सिंपली बताना था कौन प्रेसिपिटेट देगा, तो भैया ग्रुप 2 या फिर कोई ग्रुप 1 का होता तो मिल जाती पीपीटी। तो इसमें क्या मिल जाएगा अपने को बच्चों, सी और डी करेक्ट आंसर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। अपने को ये बताना है भाई ये जो आपको ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकन्स दे रखे हैं, कोई इनका पहले अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो Cl है OH OH आएंगे, फिर अपने जो भी सिलिकॉन्स यहां से बनेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, तो भाई लीनियर पॉलीमर कौन बना सकता है और चेन टर्मिनेटर जो है कौन होगा। यहां पे एक बात समझिए, अगर आपके पास बच्चों क्या है, जैसे पहला ऑप्शन देखिए CH3 है, सिलिकॉन के साथ 3 Cl हैं और यहां पे सिलिकॉन के साथ 4 CH3 हैं। मेरे भाई अगर 4 CH3 हैं ना, एक भी क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन नहीं है तो OH इनको तो रिप्लेस कर नहीं सकता CH3- को, तो OH इनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये जुड़ेगा कैसे किसी भी चेन से, तो ये चेन टर्मिनेटर हो ही नहीं सकता। आपको एक Cl तो चाहिए यार, एक ही चाहिए एग्जैक्टली, एक Cl होगा, ऐसे समझिए भाई। चेन टर्मिनेटर के लिए क्या चाहिए, आपकी इधर से भाई कोई चेन चली आ रही है ऐसे, ठीक है, मैं चाहता हूं मैं इस चेन को यहाँ पे रोक दूं, तो मैं चाहता हूं मेरे पास कुछ ऐसा हो जिसमें सिलिकॉन के साथ 3 R हो, इधर एक OH हो, इस पे इधर एक OH होगा, दोनों से वाटर निकालेंगे, बीच में O आ जाएगा। अब ये चेन इधर तो बढ़ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इस सिलिकॉन पे बाकी 3 क्या हैं, R हैं, तो ये चेन टर्मिनेटर होगा। मतलब मुझे क्या चाहिए, एक Cl चाहिए भाई, Cl है, आप हाइड्रोलिसिस कराओगे और Cl हट के OH आएगा, फिर आप दो OH यूनिट्स को, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जो यूनिट्स OH OH को लाओगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से वाटर निकालोगे तो वो O के थ्रू जुड़ जाएंगी। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि यार अगर टर्मिनेशन इसको करना है, इसको अगर किसी चेन को टर्मिनेट करना है तो यहाँ पे बच्चों एक Cl होना चाहिए। तो देखो यार ये CH3 बकवास कर रखी है, यहाँ पे क्या है, एक Cl है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे भी एक Cl है, यहाँ पे Cl3 है, Cl3 चेन टर्मिनेटर नहीं होगा। अगर इसके पास यहाँ पे भी OH होता है ना भाई, Cl का मतलब है कि हाइड्रोलिसिस के बाद OH आएगा, और यहाँ पे भी OH होता तो इधर तो फिर चेन और बढ़ सकती है ना आगे, तो ये टर्मिनेटर बच्चों अपना नहीं हुआ। ऑप्शन बी बचता है। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो हम कह रहे हैं यार CH3 ट्वाइस है SiCl2 एंड CH3 थ्राइस SiCl, तो CH3 थ्राइस SiCl ये तो चेन टर्मिनेटर है। क्यों, अब हमने अभी देखा कि यार आपको सिलिकॉन पे 3 R चाहिए बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रुप, एक आपको क्लोरीन चाहिए। लीनियर पॉलीमर के लिए क्या चाहिए आपको, हम चाह रहे हैं भाई सिलिकॉन, और मान लीजिए अगर आपके पास R है, ठीक है, और आपके पास अगर इधर Cl है, इधर आपके पास अगर क्लोरीन होता, इधर क्लोरीन होता, तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो आपको मिलता वो क्या मिलता भाई, इधर आपको OH और यहां पे भी बच्चों आपको मिलता OH। अब इधर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया जिसके पास OH ग्रुप रहा तो ये चेन मेरी इधर बढ़ जाएगी और इधर सिमिलरली मेरी चेन उधर बढ़ सकती है। तो अगर आप देखो ऐसे आप मोनोमर्स को जोड़ते चले जाओगे तो आपको एक लीनियर चेन यहां पे मिल जाएगी। जैसे अगर हम बात करें इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो हमने कहा सिलिकॉन पे R OH और OH, आप इन दोनों यूनिट से वाटर निकालिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन H2O आपने निकाला, O के थ्रू आपके दोनों मोनोमर्स जुड़ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जो चेन मिलेगी वो एक लीनियर पॉलीमर ही होगी। तो हम कह रहे हैं बिल्कुल यहां से मुझे लीनियर पॉलीमर मिलेगा और ये वाली जो है मेरी ये चेन टर्मिनेशन का काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ये क्यों गलत हो गया ऑप्शन डी, कि भाई यहां पे Cl4 दे रखा है तो ये लीनियर नहीं होगी, यहां पे भी क्लोरीन है तो OH यहां भी आएगा, वो चेन नहीं होगी, वो ऊपर भी चली जाएगी और वो नीचे भी चली जाएगी, तो वो लीनियर बच्चों वहां से नहीं बनेगा, क्रॉस लिंक टाइप का आपका वहां पे बनेगा। तो ऑप्शन डी इसलिए मेरा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए केवल एक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया है, व्हेन O2 is absorbed on a metallic surface the electron transfer occurs from metal to O2। मतलब क्या है भाई, O2 एब्जॉर्ब हो रही है अपनी मेटालिक सरफेस पे, तो मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, O2 ने इलेक्ट्रॉन लिया, वो रिड्यूस हुई O2 माइनस में चली गई, जैसा हमने यहां पे लिख दिया है। The true statements regarding this adsorption are, भाई is are है ना, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी करेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, O2 is फिजिसॉफ्ट। अच्छा यार अगर यहाँ पे फिजिस ऑप्शन होता तो बच्चों एक बात देखिए, भाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो वाली चीज नहीं हो रही थी, मतलब ये क्या है आपका फिजिसॉफ्ट नहीं है बच्चों, केमिसॉफ्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि भाई जहां पे रिएक्शन होने लगी वहां पे फिर फिजिकल नहीं, वहां पे केमिस्ट्री की बात आ गई, बेसिकली केमिकल चीजें हो रही हैं, तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो बच्चों वो केमिसॉफ्ट है ना कि फिजिसॉफ्ट। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी देखिए, हीट इज रिलीज्ड है ना भाई, भाई जो आपका एड्सॉर्प्शन है बिल्कुल
इसमें हीट रिलीज होती है ना, बॉन्ड बन रहे हैं आपके बेसिकली, तो आपकी क्या है हीट रिलीज वहां पे होगी। एडजॉर्प्शन जो मेटल की सरफेस पे हो रहा है, कुछ वहां पे इंटरेक्शन है ना, कुछ अट्रैक्शंस हुए तो आपकी हीट वहां पे रिलीज ही होगी। ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, अपने को पता है डेल्टा एच नेगेटिव होता है। अब क्योंकि O2 से O2 नेगेटिव बना, अब इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को यहाँ पे मिला दिया है और क्या पूछ रहे हैं, द ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p इन O2 इज इंक्रीज्ड। अगर आप देखो MOT से तो क्या होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा पहले लिख लेते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। अब भाई O2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ज्यादा वाला है, तो अपन कौन सा लिखेंगे, सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py। फिर क्या हो जाएगा भाई इसी का एंटी बॉन्डिंग वाला, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और फिर आपका हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो यहां पे अगर आप भरोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 16 से 17 हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो 16 में क्या होता है बच्चों, 2 4 6 8 10, और फिर आपका 11 12 13 14 15 16, तो 16 में ऐसी कंडीशन थी आपके पास। तो बोल रहा है भाई जब आप O2 से O2 माइनस किया तो क्या हुआ, ऑक्यूपेंसी पाई स्टार 2p की बढ़ गई, तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2p की ऑक्यूपेंसी भाई 16 है, 17 जैसी करोगे तो ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है। ऑप्शन डी देखिए, बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। अच्छा भाई आपका इलेक्ट्रॉन आया एंटी बॉन्डिंग में, जो 17th आया वो एंटी बॉन्डिंग में आया, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गए बच्चों बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 36, आपको इक्वेशन दी गई है, जो रियल गैस की इक्वेशन होती है उसमें बेसिकली ए वाला टर्म गायब कर दिया है, तो आपके पास इक्वेशन होती है कि भाई P प्लस an square by v square into v minus nb is equal to nRT। इक्वेशन में n पुट कर दीजिए है ना, a को 0 कर दीजिए, ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो बोल रखा है एक गैस जो है इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। हमें बताना है कि भाई उसके पोटेंशियल और रेडियस के बीच में बच्चों क्या कर्व होगा। भाई उसके मॉलिक्यूल्स जो है, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स आपने पकड़े तो उनको पास ला रहे हो, तो किस तरीके से जो उनका पोटेंशियल जो बच्चों वेरी करेगा। अच्छा भाई रेडियस के साथ पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। एक बात देखो यार, जो पहला वाला ग्राफ है अट्रैक्टिव फोर्सेस खत्म है, मतलब बच्चों A0 मतलब ना तो वहां पे किसी तरह का अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा, मतलब आप R को कम ज्यादा कीजिए तो किसी तरह का अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, और अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है तो पोटेंशियल कहां से आएगा, ठीक है। तो हमने कहा यार जो पहला है, देखिए क्या कर रहे हैं, ये तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला होता है केमिकल बॉन्डिंग में वो वाला करवा दिया कि भाई यहाँ पे आके लोएस्ट पोटेंशियल हुआ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है फिर, तो ये तो बच्चों गलत है, क्योंकि हम कह रहे हैं भाई अट्रैक्शन वहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ है ही नहीं, वहां पे किसी तरह का अट्रैक्शन बच्चों नहीं होगा, A0 है। लेकिन बी नेग्लेक्ट नहीं किया है, बी वाला जो है वॉल्यूम करेक्शन वाला टर्म जो है वो रखा है, मतलब ये मान रहे हैं भाई कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है उन मॉलिक्यूल्स का है ना, ध्यान से देखना। एक बार ऑप्शन डी देखो, कुछ ऐसा बना दे, मुझे लग रहा है मैं मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं जहां पे fx जो है कभी पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से मेरा फंक्शन कुछ वेरी कर रहा है, पता नहीं कुछ भी कर रखा है, तो ये तो बहुत ही अब्सर्ड है बच्चों, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जब इतना अच्छा स्मूथ वाला नहीं हुआ तो ये तो है ना, मजाक कर रहे हैं, लेकिन काम की बात कि ये अपना यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी बचते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन बी और सी में देखिए, ये तो क्या हुआ कि भाई आपने रेडियस को आप बढ़ाओ, मतलब जो डिस्टेंस है, रेडियस नहीं डिस्टेंस जो है बेसिकली, उस डिस्टेंस को आप बढ़ाओ या कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पोटेंशियल पे, पोटेंशियल मेरा हमेशा 0 है। अट्रैक्टिव फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए सही भी लग रहा है ना, लेकिन फिर ये वॉल्यूम करेक्शन वाला, क्या आप उन दोनों को बिल्कुल क्या रेडियस को 0 कर दोगे तब भी पोटेंशियल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा है भाई। अब कुछ ना कुछ वॉल्यूम उनका है, वॉल्यूम करेक्शन वाली टर्म तो इन्होंने बोल रखा है भाई, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप पास लाते जाओगे तो एक डिस्टेंस बच्चों ऐसी आएगी जब क्या है आपका पोटेंशियल धड़ाम से जो है तुरंत बच्चों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके न्यूक्लियस जो है उस टाइम पे बिल्कुल पास आ गए, बिल्कुल। अब भाई दोनों को एक दूसरे में मर्ज तो नहीं करा सकते ना यार, तो जब एक दूसरे उनकी रेडियस जब भाई बिल्कुल भिड़ जाएंगे वो, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके सेंटर ऑफ मास में जो भाई एक दूसरे के उसमें अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो वो तो नहीं होगा, तो उस पॉइंट पे आपके जो है बच्चों आपका पोटेंशियल धड़ल्ले से ऊपर बढ़ेगा, और वही आपको ऑप्शन सी में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बिल्कुल आइडियल होता तब कुछ इस टाइप का अपन बोल सकते थे, लेकिन बिल्कुल आइडियल अपना नहीं है। वॉल्यूम जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इन्होंने बता रखा है, तो ये नहीं होगा। तो जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, और सेक्शन 3 में आपके पास बेसिकली 2 कॉम्प्रिहेंशन है, और हर कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ दिया गया आपको और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि
कि भाई आपके पास स्टार्टिंग में एक मॉलिक्यूल है C8H6, तो एक कंपाउंड है C8H6, अपन ने उसकी रिएक्शन करवाई किससे बच्चों, H2PD BaSO4। तो अगर आपको याद हो रोजनमंड रिडक्शन है, क्या मिला, तो C8H8 आपको यहाँ पे मिल गया। ऑब्वियसली बात रिडक्शन होगा तो बच्चों आपके दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो हमने कहा भाई C8H8 बना। फिर हमने क्या करवाया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, अपने को X मिला। ठीक है, जो अपना कंपाउंड था ये, इसका अपन ने कैटालिटिक हाइड्रेशन कराया। भाई अगर आप याद करो H2SO4 HgSO4, तो कैटालिटिक हाइड्रेशन वाली फील आ रही है। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है भाई अल्कीन होना चाहिए, लेकिन अपन और भी पता करने की कोशिश करेंगे कि अल्कीन ही क्यों होगा। तो अपने पास ये बना। फिर हमने क्या करवाया, ग्रिग्नार्ड है, इथाइल का अटैक करवाया किसी कार्बोनिल सेंटर पे, है ना, और फिर अपन ने H2O दिया, फिर H+ हीट फाइनली। तो Y क्या होगा, या इन्हें पता है, ऑप्शन देख के भी आइडिया लग रहा होता है कि भाई यहाँ पे इथाइल अटैक करवाया, कुछ OH बना होगा, H+ हीट दिया तो डबल बॉन्ड वहां पे बन जाएगा, एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे आपको क्या आइडिया लगा होगा कि भाई B2H6 ये वाला है ना, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरह CHO बना रहे हैं, कुछ अल्कीन टाइप का रहा होगा, है ना, वाटर का एडिशन हुआ, एंटी मार्कोनिकोव। तो ये सब आप सोच सकते हो, काफी आसान कॉम्बिनेशन बच्चों ये है। C8H6 सब में बेंजीन है, मतलब मैंने कहा यार मेरे ओरिजिनल कंपाउंड में बेंजीन तो होगी, और बेंजीन होगी मतलब मैंने कितनी DU सेटिस्फाई कर दी यहाँ पे 4। उसकी DU कितनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन होने चाहिए थे बच्चों 18, और कितने हैं 6, तो 12 का डिफरेंस से बाई 2 करोगे DU आई 6, मतलब मुझे 2 DU सेटिस्फाई करनी है। और अगर आप कार्बन देखोगे तो मेरे 2 कार्बन बचे हैं, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास है, मुझे लग रहा है यार ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका बन गया, हो सकता है ना हो, आप प्रोसीड करिए। अभी तो बेस्ट पॉसिबल जो अपने को दिख रहा है कि हमने कहा ये कैटालिटिक हाइड्रेशन था तो अल्कीन वहां पे हो सकता है। ठीक है, H2PD BaSO4 जो है वो अल्काइन का रिडक्शन करेगा, कहां तक, अल्कीन तक, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करेगा, पार्शियल रिडक्शन के करने काम आता है। तो हमने कहा यार यहां से जब ये बन रहा है तो ये बन गया अपना बच्चों C8H8 H2 का एडिशन हुआ। फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकोव होगा, मतलब OH आपका लगेगा बच्चों यहां पे, और H आपका लग जाएगा कहां पे, यहां पे। ठीक है, तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने इनिशियल जो अजम्पशन यहां पे ले ली थी क्या, कि भाई कुछ ये एंटी मार्कोनिक एडिशन जो है अल्कीन पे हो रहा होगा, वो सही थी, है ना। तो अल्कीन पे हो रहा होगा तो अपने पास कोई बॉन्ड बचा नहीं। अगर अल्काइन पे होता, अल्काइन में करते तब बच्चों जो OH आता है डबल बॉन्ड रहता, इनोल रहता, तो वहां से कीटो बन जाता, बेसिकली ये एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है, अपने पास पहले ही रिड्यूस हो गया था ये यहां से यहां, है ना, एक अपनी DU यहां पे चली गई थी, फिर यहां पे अल्कीन बचा तो उसके अक्रॉस एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराया आपने वाटर का, तो OH यहां पे लग गया, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर C। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखिए इधर जो रिएक्शन गई है, कैटालिटिक हाइड्रेशन कराया, तो इसमें मार्कोनिकोव एडिशन होगा बच्चों। अपने पास क्या था, अपने पास था ये C ट्रिपल बॉन्ड C, मार्कोनिकोव एडिशन कराओगे ये जाएगा, प्लस चार्ज बीच में आएगा, वाटर वहीं अटैक करेगा, OH आएगा, इनोल बना, कीटो बन जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। काफी आसान। ठीक है, ये अपन करते रहते हैं, बहुत आसान था। तो हमने कहा यार ये बन गया। फिर आपका जो ETMG-Br है वही इथाइल अटैक कर देगा, और इथाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे, तो यहाँ पे ET आएगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा, वो प्लस ले लेगा, तो ये OH बन जाएगा, और OH बन गया है, H+ हीट दिया है बच्चों, तो क्या है भाई, यहां से वाटर निकालिए, साइड वाले से क्या निकालिए। अब बस वही पता करना है आपको कि भाई सिटीजन प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। यहाँ पे OH था, तो हमने कहा यार कहां पे बनाऊं मैं, H+ कहां से निकालूं कि मेरी अल्कीन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, तो यहीं से निकालेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने कहा यार टर्न, तो 3 अल्फा इधर आ रहे हैं, 3 अल्फा उधर आ रहे हैं, तो क्या ये अल्कीन मेरी अच्छी खासी सब्स्टिट्यूटेड है ना, मतलब जो मैक्सिमम हो सकता था उतना किया है अपन ने, तो यही है मेजर प्रोडक्ट। और अगर आप देखोगे ये कहां पे है, तो बेंजीन के साथ एक कार्बन, उसके साथ एक मिथाइल है, और फिर वहीं पे क्या है, एक प्रोपीन टाइप का अपने पास है। तो हमने कहा यार बेंजीन के साथ ये रहा प्रोपीन टाइप का, ये रहा मिथाइल, ऑप्शन नंबर D। तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों इस कॉम्प्रिहेंशन के, वो हो जाएंगे C एंड D। बच्चों आगे चलते हैं पैराग्राफ 2 की तरफ। पैराग्राफ 2 में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री से है। आपको बोला गया है भाई, हमने क्या है 2 एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, एक कैलोरीमीटर है ना, उसमें पहले अपन ने एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया, अपने पास 100 ml 1 मोलार HCl था और 100 ml 1 मोलार NaOH था, तो इन दोनों की रिएक्शन हुई, तो हमने कहा यार अपना टेम्परेचर जो राइज हुआ बच्चों वो अपना 5.7 डिग्री सेल्सियस से, और एक डेटा इन्होंने दे रखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का 1 मोल रिएक्ट करे, है ना, 1 मोल ईच, तो आपकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली है वो कितनी है, 57 किलोजूल पर मोल, मतलब उतनी हीट क्या है, उतनी एनर्जी बच्चों निकलेगी अगर आपका 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्ट करेगा तो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया इन्होंने, 100 ml 1 मोलर बेस तो रखा स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन एसिड जो वीक ले लिया, एसिटिक एसिड
के उसका दे दिया गया है और उसकी मोलैरिटी कर दी इन्होंने 2 और 100 ml उसका लिया है। तो कह रहे हैं इस केस में जो टेम्परेचर राइज हुआ बच्चों वो हुआ 5.6 डिग्री सेल्सियस से, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या पूछ रहे हैं भाई, अपने को एक बात पता है भाई वीक एसिड में क्या दिक्कत आ जाती है, अगर स्ट्रॉन्ग दोनों हैं तो फटाफट रिएक्ट करेंगे, आपको मिली 57 किलोजूल पर मोल, एक मोल रिएक्ट किया तब। अगर कोई एक वीक हो तो आपकी जो एनर्जी निकल रही है बच्चों उसमें से कुछ एनर्जी आपकी यूटिलाइज जाएगी किसमें, उस वीक के बॉन्ड्स को तोड़ने में, उस वीक की जो डिसोसिएशन करने में आपकी कुछ हीट यूज हो जाएगी और उसकी वजह से जो आपकी नेट रिलीज होगा बच्चों वो कम होगी। तो वही पूछ रहे हैं कि यार जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है इन किलोजूल पर मोल फॉर एसिटिक एसिड वो कितनी है। पहला क्वेश्चन तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक्सपेरिमेंट 2 है बोल रहे हैं इसके बाद पीएच क्या हो जाएगी इस सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, यार देखो देखने में टफ लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बच्चों काफी आसान है ना। देखो तो हमने कहा यार अगर एक एक मोल रिएक्ट करता तो निकलती इतनी हीट, हम क्या कह रहे हैं कितना रिएक्ट करा है यहाँ पे 100 ml इंटू कितना है बच्चों आपका 1 मोलार, मतलब आपके पास है 0.1 मिलीमोल। ठीक है भाई, लगा देना भाई मोल्स इक्वल टू जो भी है अपना, है ना, तो मोलैरिटी लगा देना, मोलैरिटी इक्वल टू अपने मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वहां से जाएगा भाई कितने मोल्स है 0.1 मिलीमोल, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी कितने बच्चों 0.1 मिलीमोल्स, तो दोनों के 0.1 है। अगर 1 होते तो कितनी निकलती बच्चों हीट 57, अगर उसका 1/10 है मतलब 0.1 है तो कितनी निकलनी चाहिए थी हीट 57/10, मैंने कहा यार 5.7 किलो जूल पर मोल हीट निकलनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा बताया गया टेम्परेचर कितना राइज हुआ है 5.7 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कह रहा हूं जिस भी कैलोरीमीटर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है आप क्या लगा सकते हो कि भाई Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, बच्चों ये हो जाएगी उसकी हीट कैपेसिटी बेसिकली किसकी, कैलोरीमीटर की। अब भाई कैलोरीमीटर जितना है उतना ही रहेगा तो वो सब तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा 5.7 इक्वल टू ms है ना कैलोरीमीटर के लिए इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना दिया गया है 5.7, तो ये कितना आ गया भाई, तो मैं कह रहा हूं हीट कैपेसिटी उसकी जो आ गई वो आ गई भाई 1 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। इतनी बच्चों आ गई आपकी कितनी, आपकी उस कैलोरीमीटर की है ना हीट कैपेसिटी। अब एक बात देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2, तो हमने कहा भाई अब क्या है आपके पास, हमने कहा अब है 0.2 मिलीमोल वीक एसिड और यहां पे देखिए 1.1 मिलीमोल स्ट्रॉन्ग बेस, तो भाई 0.1 है 0.2 है तो 0.1 तो रिएक्ट कर जाएगा उसका, तो फाइनली बच जाएगा 0.1 मिलीमोल आपका एसिटिक एसिड का, है ना, और 0.1 जो रिएक्ट किया है उससे कितनी निकलनी चाहिए थी, हमने अभी देखा कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी बच्चों 5.7 निकलनी चाहिए थी, 5.7 किलो जूल पर मोल निकलनी चाहिए थी। कितनी निकली है वो नहीं पता, टेम्परेचर बताया भाई टेम्परेचर इतना राइज हुआ, अगर ms की वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितनी निकली दोबारा लगा दीजिए Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, भाई डेल्टा टी दिया है 5.6, ms था 1 तो अपनी कितनी एनर्जी निकली बेसिकली 5.6 ही निकली, 5.6 किलो जूल निकली अपनी, और निकलनी कितनी चाहिए थी भाई 5.7 निकलनी चाहिए थी। ठीक है, तो पर मोल नहीं होगा बच्चों, मतलब 5.7 अपने निकलनी चाहिए थी इस 0.1 के उस पे। ठीक है, तो अपनी निकली कितनी है 5.6, तो बेसिकली कितने का डेल्टा आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो डेल्टा आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 0.1 किलो जूल का, लेकिन वो कितने में आ रहा है 0.1 मोल में। अगर 1 मोल होता तो कितनी होती, 1 मोल होता तो इसको बच्चों क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 किलो जूल, इतनी हीट बच्चों अपनी जो है उसके डिसोसिएशन में चली जाती। दोबारा समझते हैं, हमने कहा यार 57 निकलती है, इस केस में टेम्परेचर राइज हुआ 5.7 तो अपन ने लगाया भाई, और लेकिन अपने पास क्या है वो पर मोल है, अपने पास मोल है 0.1 तो 5.7 एनर्जी निकलनी चाहिए थी। 5.7 के हिसाब से अपनी जो हीट कैपेसिटी आ गई वो आ गई 1 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। हमने कहा इसमें 5.6 अपना टेम्परेचर राइज हुआ जब वीक एसिड रिएक्ट किया, और रिएक्ट तो 0.1 मोल ही किया है तो निकलनी चाहिए थी 5.7, निकली कितनी बच्चों 5.6, दोबारा लगा दिया क्यों, ये तो ms तो 1 है अपना, तो 5.6 निकली, 0.1 जब रिएक्ट किया निकलनी चाहिए इतनी, कितने का डेल्टा आया 0.1 किलो जूल का, तो 0.1 मिलीमोल जब रिएक्ट किया तो 0.1 का डेल्टा आया। अगर बच्चों 1 रिएक्ट करता तो कितने का आता 1 का डेल्टा, तो जो 1 किलो जूल चली गई वो कहां गई, इसके डिसोसिएशन में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि pH ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट 2 वुड बी, भाई क्या होगा, आपके पास क्या बचा है बेसिकली जब स्ट्रॉन्ग बेस और आपका वीक एसिड रिएक्ट किया। अगर आपको याद हो तो ये एक बफर बन गया है, क्यों, क्योंकि आपका जो वीक एसिड है वो ज्यादा क्वांटिटी में था, जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वो कम क्वांटिटी में था, वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आपका एसिड तो बनेगा यार 0.1 मोल, तो आपके पास जो भी है वो क्या कंडीशन है कि CH3COOH मेरे पास 0.1 मिलीमोल बचा हुआ,
और मेरे पास क्या बचा है, और मेरे पास है भाई CH3COO माइनस Na+, जो मेरा सोल्ट बना है बच्चों, ठीक है। इस ये भी कितना है मेरा 0.1 मिलीमोल, क्योंकि 0.1 रिएक्ट किया था दोनों का। तो मेरे पास ये है भाई स्ट्रॉन्ग ना वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट अगर हो तो ये बफर बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, बफर की पीएच अगर आपको निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला है pH इक्वल्स pK प्लस log क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट बाय एसिड। तो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा pH का, बफर है, तो वो हो जाएगा pKa प्लस log एसिटेट आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। अब इन दोनों के तो बच्चों क्या है आपके मिलीमोल सी बराबर हैं, है ना, वॉल्यूम तो सेम होगा ही, तो क्या हो जाएगा, ये तो कॉन्सेंट्रेशन चला गया, ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों 1 और log 1 ये तो हो गया 0, बचा pKa। तो अगर हम बात करें pH इक्वल्स pKa, K दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, तो pK निकालोगे तो हो जाएगा माइनस log Ka, दैट इज 2 × 10⁻⁵। इसको सोल्व करोगे तो 5 log 2 एंड दैट इज 5 - 0.3 एंड 4.7। तो आपका जो pH आएगा इस सॉल्यूशन का वो हो जाएगा बच्चों 4.7। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आपके जो कॉम्प्रिहेंशन थे बच्चों वो कंपैरेटिवली इजी थे, ठीक है। वैसे इस कॉम्प्रिहेंशन में ना कुछ डेटा और दे रखा है जो यूजलेस है ना, यूजलेस मतलब अपन ने उसे कहीं कैलकुलेशन में यूज नहीं किया है ना, तो वो सब कंफ्यूज आपको कर सकता है। लेकिन तो कॉम्प्रिहेंशन हमारे हो चुके हैं, इस पेपर का सॉल्यूशन बच्चों पूरा यहाँ पे हो गया है। आई होप आपको जो है बच्चों ये डिस्कशन पसंद आया होगा और आपके डाउट्स वगैरह दूर हो गए होंगे। इसी के साथ बच्चों विदा लेते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे 2014 के सॉल्यूशन में। अभी के लिए बाय।